सोमनाथ जी के दिल में गुस्से की ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था। जैसे ही वह घर के अंदर आए, उन्होंने अपनी बहू मीना की हंसी सुनी, जो अपने पति मनीष के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बना रही थी। दोनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। इस दृश्य को देखकर सोमनाथ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पैसों के लालच में तुम लोगों ने अपनी मां की जान खतरे में डाल दी। वह अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है, और तुम लोग यहां जश्न मना रहे हो। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि अपने ही घर में चोरी करने की नौबत पर आ गए। ऐसा घिनौना काम कर दिया तुम लोगों ने। तभी उनकी बहू मीना बोली, ससुर जी, इस उम्र में इतनी मुसीबतें झेलने की क्या जरूरत है? अब आप दोनों का बुढ़ापा आ गया है। सासू मां के लिए आप पैसों को पानी की तरह क्यों बर्बाद कर रहे हैं? सासू मां को अस्पताल में ही छोड़ दीजिए। जो होना होगा, हो जाएगा। आप घर पर शांति से रहिए और हमें भी शांति से जीने दीजिए। यह सुनते ही सोमनाथ जी अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी बहू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पिताजी, मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मनीष चिल्लाया। तभी एक और जोरदार गूंज पूरे घर में सुनाई दी। इस बार सोमनाथ जी ने मनीष के गाल पर भी एक करारा तमाचा रसीद कर दिया था। मनीष गाल पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ा हो गया। सोमनाथ जी ने कहा, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? उसी समय 2 पुलिसकर्मी भी दाखिल हो गए। पुलिस को देखते ही मनीष और मीना के पसीने छूट गए। सोमनाथ जी ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो अपनों की ही जान के दुश्मन बन जाए। इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। यह सुनते ही मनीष तुरंत अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपने हमें पुलिस के हवाले कर दिया तो समाज में मेरा क्या नाम रह जाएगा? मेरी नौकरी, मेरा करियर, मेरा जीवन यापन का साधन, सब कुछ तबाह हो जाएगा। पिताजी, मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए। एक बार उस दिन को याद करो जब मैं तुम्हारी मां के इलाज के लिए थोड़े पैसों की मदद मांगने तुम्हारे पास आया था और मिन्नतें की थीं। सोमनाथ जी ने अतीत में जाते हुए इंस्पेक्टर साहब को पूरी बात बताना शुरू किया। जब उनकी पत्नी शकुंतला की टेस्ट रिपोर्ट आई थी तो सोमनाथ जी का दिल टूट गया था, लेकिन डॉक्टर की इस बात से उन्हें थोड़ी सांत्वना मिली कि आजकल चिकित्सा विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है। डॉक्टर ने कहा था कि इलाज में काफी खर्च आएगा। सोमनाथ जी ने हर हाल में अपनी पत्नी की जान बचाने का फैसला कर लिया था। जब उन्होंने घर आकर अपने बेटे को यह बात बताई तो बेटा हैरान रह गया और अपने पिता से बोला, पिताजी, आप बिल्कुल मत डरिए। मां को सबसे अच्छा इलाज दिलवाएंगे, वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। परंतु उस रात मनीष और मीना के बीच क्या खिचड़ी पकी, यह सोमनाथ जी को नहीं पता था। अगली सुबह बेटे ने आकर कहा, पिताजी, मां की उम्र अब ढल चुकी है। हम पहले ही बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं। अब आगे के इलाज पर और पैसा लगाना सरासर बर्बादी है। मेरे पास फालतू उड़ाने के लिए इतना पैसा नहीं है। बेटे के इन मुंहफट शब्दों को सुनकर सोमनाथ जी सुन्न रह गए। कुछ देर बाद जब वह संभले तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद अपनी पत्नी की पूरी देखभाल करने लगे। सोमनाथ जी रोज सुबह शाम अपनी पत्नी को कुछ देर के लिए बाहर टहलाने ले जाते थे। एक दिन पार्क में टहलते समय उनकी मुलाकात उनके एक पुराने दोस्त से हुई। उन्होंने अपने दोस्त को शकुंतला के स्वास्थ्य और अपने बेटे की उस कड़वी बात के बारे में बताया। ये कहते हुए सोमनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय उनके दोस्त ने उन्हें हिम्मत दिया और कहा, सोमनाथ, यह हिम्मत हारने का समय नहीं है। गांव में जो तुम्हारी जमीन है वह आखिर कब काम आएगी? अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं एक अच्छी डील पक्का करवा देता हूं। इससे शकुंतला जी के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा
और तुम्हें अपने बेटे पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने दोस्त की इन बातों से सोमनाथ जी को बहुत हौसला मिला। 2-3 दिनों के भीतर सही कीमत मिलने पर सोमनाथ जी ने जमीन बेचने का सौदा पक्का कर लिया। जमीन का सौदा तय करके जब सोमनाथ जी घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। तब सोमनाथ जी ने अपनी बहू को आवाज दी, मीना, मैंने पूरा घर देख लिया, लेकिन तुम्हारी सासू माँ कहीं नहीं है। क्या वह तुमसे कुछ कहकर गई हैं? बहू मीना ने लापरवाही से जवाब दिया, सासू माँ मंदिर गई हैं। मैंने उनसे कहा भी था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं मत जाइए, पर उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। फिर मीना ने पूछा, अच्छा ससुर जी, सासू माँ को कुछ कागजातों पर दस्तखत करने थे, उन जरूरी दस्तावेजों का क्या हुआ? और आप बैंक क्यों जा रहे थे? आपने बताया नहीं। सोमनाथ जी ने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं मीना, बस एक जरूरी काम था। उसी समय एक कुरियर आया। मीना कुरियर लेने बाहर गई, लेकिन काम करते हुए भी उसकी पूरी नजर अपने ससुर के बैग पर ही टिकी थी। वह चोरी छिपे अपने सासुर के कमरे में झांकने लगी। कमरे का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि बैग में नोटों की गड्डियां भरी पड़ी थीं। मीना के मन में लालच आ गया, इतना सारा पैसा! हे भगवान, इतना पैसा कहाँ से आया? यह पैसा किसका है? सोमनाथ जी ने जल्दी से पैसे अपने बैग में रखे और चैन बंद करते हुए कहा, मीना, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मैंने गांव की जमीन बेचने के लिए सरपंच से बात की थी। जमीन बिक गई है। इन पैसों को बैंक में जमा करने के लिए ही मैं जाने वाला था। सोचा था कि फिलहाल अलमारी में रख दूं, लेकिन अलमारी की चाबी कहीं मिल नहीं रही है। वह तुम्हारी सासू माँ के पास ही होगी। अब तो बैंक का समय भी खत्म हो गया है। अगले हफ्ते शकुंतला को अस्पताल में भर्ती कराना है। मीना ने बड़ी चालाकी से कहा, सब ठीक है ससुर जी, लेकिन सासू माँ के आने तक आप इतना पैसा कहाँ छिपाकर रखेंगे? जब तक वह नहीं आ जाती, मैं इसी कमरे में बैठ जाती हूँ। जैसे ही वह आएंगी, अलमारी में रख देंगे। फिर उसने मुंह बनाकर कहा, अरे ससुर जी, क्या आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? ये पैसे मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें संभाल कर रख देती हूँ। और अगर आपको मुझ पर यकीन न हो, तो मैं अपनी अलमारी की चाबी भी आपको दे देती हूँ। यह सुनकर सोमनाथ जी पिघल गए और बोले, अरे बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारी बहू हो। अगर हम तुम पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? ठीक है, यह पैसे संभाल कर रखो जब तक शकुंतला वापस नहीं आ जाती। यह कहकर उन्होंने पैसों का बैग बहू को सौंप दिया। यह सुनकर मीना के मन में लड्डू फूटने लगे। वह मन ही मन सोचने लगी, मैं इसी पल का तो इतनी देर से इंतजार कर रही थी। वह बेहद खुश हो गई। मुस्कुराते हुए मीना बैग लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही उसने सबसे पहले बैग खोला। बैग में पूरे 10 लाख रुपए देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मीना के मन का मैल बाहर आ गया। उसने चुपके से उसमें से 2 लाख रुपए निकाले और अलग रख दिए, और बाकी के पैसे बैग में ही छोड़ दिए। कुछ ही देर में शकुंतला घर वापस आ गई। सासू माँ को देखते ही मीना ने तंज कसते हुए कहा, अरे सासू माँ, मंदिर से आने में इतनी देर कर दी? लीजिए, अपनी अलमारी की चाबी और यह बैग संभालिए। इसमें बहुत सारा पैसा है। कल को अगर पैसों में थोड़ी भी हेराफेरी हुई तो आप सब लोग मुझ पर ही शक करेंगे। आखिरकार घर में सबसे पहले बहू पर ही उंगली उठाई जाती है ना। तब शकुंतला जी ने ममता भरे स्वर में कहा, ऐसा मत कहो बेटा, हम तुम्हें अपनी बेटी जैसा ही मानते हैं। यह कहकर वह बहू के कमरे की अलमारी से बैग निकालने लगीं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज बहू बड़ी अजीब बातें कर रही है। जो बहू हमेशा अपने कमरे के दरवाजे बंद रखती थी, आज उसने खुद अपनी अलमारी की चाबी दे दी। खैर, उन्होंने बैग निकाला और अपनी अलमारी में रख दिया। इसी बीच सोमनाथ जी भी घर आ गए। उन्होंने शकुंतला से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं बाहर जाऊं
तो तुम घर पर ही रहा करो। तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अब देखो, बैंक में पैसे जमा करने का मौका भी हाथ से निकल गया। अपने पति को परेशान देखकर शकुंतला ने मुस्कुराते हुए उन्हें ढाढ़स बंधाया। अरे स्वामी, आप खामखां परेशान हो रहे हैं। सोमनाथ जी, आपने जिस तरह यह बैग बहू को सौंपा था, वह बिल्कुल वैसा ही सुरक्षित है। मैं खुद बहू की अलमारी से इसे लेकर आई हूं। उन्होंने गर्व से कहा। आपकी पत्नी इतनी भी लापरवाह नहीं है। सोमनाथ जी ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, बात वह नहीं है शकुंतला। तुम सबको बहुत जल्दी सच मान लेती हो। यह दुनिया बदल चुकी है शकुंतला। जैसी तुम सोचती हो वैसी नहीं है। तुम हमेशा हमारे बेटे मनीष का ही पक्ष लेती हो और अपने दिल में कड़वाहट पाल रही हो। तुम समझ नहीं रही हो, मनीष की भी शादी हो चुकी है, उसका अपना एक परिवार है। और तुम बहू मीना को नहीं जानती, उसकी ख्वाहिशों की कोई सीमा नहीं है। ऐसे में मनीष अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी करेगा या अपने बूढ़े पिता का ख्याल रखेगा? शकुंतला ने बात खत्म करते हुए कहा, छोड़िए इन बातों को, मैं आप दोनों के लिए गर्मागर्म चाय बनाती हूँ। और वह रसोई में चली गईं। दिन बीतते गए। सोमनाथ जी को अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता लगातार सता रही थी। इसके अलावा बड़े अस्पताल के भारी खर्च के बीच उन्होंने डॉक्टरों से मशविरा करके ऑपरेशन की तारीख पक्की कर ली। उसी दौरान उनका बेटा मनीष किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। 2 दिन बाद जब मनीष वापस लौटा तो मीना ने तुरंत उसके कान भर दिए। सब कुछ सुनने के बाद मनीष गुस्से में तमतमाता हुआ कमरे से बाहर आया। सोमनाथ जी, जो अपनी ही सोच में डूबे थे, चौंक गए। मनीष ने सीधे अंदाज में कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? और कृपया करके इतने अनजान बनने का नाटक मत कीजिए। आपको अच्छी तरह पता है कि मैं उस खर्चे के बारे में बात कर रहा हूं जो आप मां के इलाज पर उड़ा रहे हैं। सोमनाथ जी ने कहा, इसमें गलत क्या है बेटा? तुम्हारी मां एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, क्या उसका इलाज न कराया जाए? मनीष ने झुंझलाते हुए कहा, हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन शायद आप नहीं समझ रहे हैं। मां के इलाज के नाम पर आप पहले ही बहुत सारा पैसा फूंक चुके हैं। अब आपने हमारे गांव की जमीन भी बेच दी। और मुझसे पूछे बिना आपने ऐसा कदम कैसे उठाया? तब सोमनाथ जी ने तल्ख लहजे में कहा, बहुत बढ़िया। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे कान अच्छी तरह भर दिए हैं और सारी बातें तुम्हें पट्टी पढ़ाकर भेजी हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए बेटा? तुम तो अपनी मां को मरने के लिए बेसहारा छोड़ चुके हो, क्योंकि तुम्हें दिन रात सिर्फ अपनी पत्नी की फरमाइशें पूरी करनी होती हैं। मनीष ने कहा, पिताजी, आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? क्या मैं आपका दुश्मन हूं? मैंने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए लाखों रुपए खर्च करके जो सोने का हार खरीदा था, वह इसी जमीन के पैसों की बदौलत था। अब उसे बेचने के लिए मुझे आपसे पूछने की क्या जरूरत थी? लेकिन पिताजी, मेरा भी अपना परिवार है, मेरी पत्नी है, भविष्य में बच्चे होंगे, कृपया उनके बारे में भी सोचिए। आप मां के पीछे सारी संपत्ति बेचकर मुझे गरीब बना रहे हैं। तब सोमनाथ जी को भयंकर गुस्सा आया और उन्होंने कहा, क्या कहा तुमने? तुम अपनी पत्नी और बच्चों की बात कर रहे हो? तुम्हें इस दुनिया में कौन लाया? जब तुम्हें बचपन में बुखार आता था या तुम बीमार होते थे, तो तुम्हारी मां का दिल कैसे तड़प उठता था, भूल गए? वह रात रात भर जागकर तुम्हारी देखभाल करती थी। मनीष ने चिढ़कर बात काटी। अब यह सब पुराना राग मत अलापिए पिताजी। इन फालतू की बातों में मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। आखिरकार हर माता पिता अपने बच्चों के लिए यह सब करते ही हैं। इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। यह कड़वी बात सुनते ही सोमनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, बान संभाल कर बात करो। अगर एक शब्द भी और बोला तो 2 दिन में तुम्हारी मां का इलाज शुरू हो रहा है और इसके लिए मुझे किसी की अनुमति या राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिता का यह कड़ा रुख देखकर मनीष ने चालाकी से थोड़ा नरम होने का नाटक किया और कहा,
वैसी बात नहीं है पिताजी। अच्छा ठीक है, माँ के इलाज के बाद जो पैसे बचेंगे वह मुझे दे दीजिएगा। मैं अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। सोमनाथ जी का दिल पूरी तरह टूट गया। उन्होंने धिक्कारते हुए कहा, तुमसे कोई उम्मीद करना ही बेकार है। बेटे से पिता को सहारा मिलना चाहिए, पर तुम यहाँ मुझसे ही पैसे मांग रहे हो। तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म बची है या नहीं? यह कहकर सोमनाथ जी वहां से चले गए। अगले दिन अस्पताल से फोन आया कि इलाज के पैसे जमा करके मरीज को भर्ती करवा दें। सोमनाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा, शकुंतला, कल तुम्हें अस्पताल में भर्ती होना है, इसलिए जरूरत के कपड़े पैक कर लो। इस इलाज के बाद तुम्हारी सारी तकलीफें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। शकुंतला ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों जीवन के आखिरी पड़ाव पर हैं। लोग इस उम्र में ईश्वर का ध्यान करते हैं। तब सोमनाथ जी ने भावुक होकर कहा, शकुंतला, तुम हो तो मैं हूं। अगर तुम नहीं रहीं तो मेरे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अगली सुबह सोमनाथ जी ने पैसों वाला बैग सुरक्षित अपने पास रखा। प्रस्थान करते समय मनीष और मीना ने विदाई देने के बजाय मुंह फुला रखा था। मीना ने ताना मारा, अस्पताल में सासू मां की देखभाल के लिए आप अकेले ही काफी हैं, हम वहां आकर क्या करेंगे? मनीष भी चुपचाप खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं कहा। शकुंतला ने स्थिति को संभालते हुए कहा, आप इन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए उतना ही काफी है। चलिए, चलते हैं। सोमनाथ जी को अपने बेटे और बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह शकुंतला को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए चुपचाप वहां से निकल गए। अस्पताल पहुंचकर जैसे ही सोमनाथ जी ने काउंटर पर पैसे जमा करने के लिए बैग खोला, नर्स शकुंतला को अंदर ले गई। काउंटर पर बैठे अकाउंटेंट ने पैसे गिनने के बाद कहा, सोमनाथ जी, आपने कहा था कि पूरे 10 लाख रुपए हैं, लेकिन इसमें केवल 8 लाख रुपए ही हैं। हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, लेकिन बाकी के 2 लाख रुपए आप जल्दी जमा करवा दीजिए। यह सुनकर सोमनाथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हक्के-बक्के रह गए, यह कैसे हो सकता है? इसमें पूरे 10 लाख रुपए होने चाहिए थे। अगर आपको कोई शक है तो आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए। अकाउंटेंट ने कहा, कैमरा तो ठीक है सोमनाथ जी, आप याद कीजिए कि यह पैसे आपके अलावा किसके पास थे? सोमनाथ जी के दिमाग में तुरंत वह पल कौंध गया जब उन्होंने अपनी बहू मीना को पैसों का बैग सौंपा था। उन्हें सब समझ आ गया। उन्होंने अकाउंटेंट से कहा, यह किसी बाहरी का काम नहीं है, यह घर के ही किसी सदस्य की करतूत है। मैं अभी आता हूं, कृपया मेरी पत्नी का ध्यान रखिएगा। उधर घर पर बेटा मनीष थोड़ा घबराया हुआ बैठा था। तब मीना ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम क्यों घबरा रहे हो? आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत टलने जा रही है। वो लोग अस्पताल में हैं, चलो अब हम भी कहीं घूमने चलने की तैयारी करते हैं। सफर के लिए कम से कम 50,000 रुपये की जरूरत तो होगी ही। मनीष ने कहा, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप मुझसे इतना प्यार करते हैं तो क्या मैं यह छोटा सा खर्च भी नहीं उठा सकती? रुकिए। मीना अंदर गई और अपनी अलमारी से नोटों की गड्डियां लेकर आई। मनीष ने चौंक कर पूछा, मीना, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? मीना ने बात घुमाते हुए कहा, आप चुपचाप आम खाइए, पेड़ मत गिनिए। मुझे आपकी यह बाल की खाल निकालने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। मनीष ने हंसते हुए कहा, सच कहा तुमने, मैं भी हर छोटी बात पर चिंता करके पागल हो रहा था। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। अब हम अपनी जिंदगी खुलकर जिएंगे। और दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। तभी दरवाजे पर सोमनाथ जी आ खड़े हुए। उन्होंने दोनों की सारी बातें सुन ली थीं। उन्होंने जोरदार तालियां बजाते हुए कहा, वाह, बहुत बढ़िया बेटा और बहुत सुंदर बहू। वहां तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और तुम दोनों यहाँ घर के पैसे चुराकर अपनों के शव पर जश्न मना रहे हो।
मनीष और मीना ने जब अपने पिता के पीछे पुलिस को खड़ा देखा तो उनके होश उड़ गए। मीना ने हबकाते हुए कहा, ससुर जी, आप यह क्या बकवास कर रहे हैं? सोच समझकर बोलिए। सोमनाथ जी ने कहा, तुम इतनी भी मासूम नहीं हो बहू। जिस दिन तुमने मुझसे कहा था कि पैसे संभाल कर रख देती हूं, उसी दिन मुझे तुम पर थोड़ा शक हुआ था। लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारी सासू माँ भी तुम्हारी माँ जैसी ही हैं। तुम उनके इलाज का पैसा क्यों चुराओगी? लेकिन अब मेरे पास पक्का सबूत है कि पैसे तुम्हारे पास ही हैं। सोमनाथ जी ने आगे कहा, मेरे बैग से 500 रुपये के नोटों की 4 गड्डियां गायब हैं, यानी पूरे 2 लाख रुपए। उसी समय मनीष की नजर मीना के हाथ पर पड़ी, जहां 500 के नोटों की वही 4 गड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। मीना का झूठ पकड़ा जा चुका था। तभी मीना ने बेशर्मी से कहा, ससुर जी, इस उम्र में आप सासू माँ के ऊपर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। उन्हें अस्पताल में ही छोड़ दीजिए, जो होना होगा हो जाएगा। आप भी शांति से रहिए और हमें भी चैन से जीने दीजिए। यह सुनते ही सोमनाथ जी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपनी बहू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मनीष चिल्लाया, मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? और तभी दूसरी गूंज हुई। सोमनाथ जी ने मनीष का गाल भी थप्पड़ से लाल कर दिया था। दोनों पति पत्नी अपना अपराध स्वीकार करते हुए सिर झुकाए चुपचाप खड़े हो गए। सोमनाथ जी ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। मनीष, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया ताकि तुम जीवन में इस मुकाम तक पहुंच सको, लेकिन आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। तुम्हें सिर पर चढ़ाने का नतीजा आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। सोमनाथ जी अपने बेटे की इस हरकत पर आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर गए। आखिरकार पिता का दिल था, उन्होंने पुलिस से अपनी शिकायत वापस ले ली और उन्हें जाने को कहा। उन्होंने मनीष और मीना से पैसे वापस लिए और अस्पताल जाने से पहले कड़े शब्दों में कहा, अब से तुम दोनों ऊपर की मंजिल पर रहोगे। अब मैं अपनी पत्नी के साथ शांति से जीवन बिताना चाहता हूं और इस विषय पर आगे कोई बहस या चर्चा नहीं होगी। यह कहकर वह चले गए। मीना ने पैर पटकते हुए मनीष से कहा, अगर ऐसा हुआ तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? यह तो बहुत गलत है। मनीष ने उसे डांटते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो। तुम भूल रही हो कि यह घर पिताजी का है। अगर उनके कहे अनुसार रह सकती हो तो रहो, वरना अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहां से दफा हो जाओ। 1 हफ्ते बाद शकुंतला जी ठीक होकर अस्पताल से घर वापस आ गईं। आज उन्हें घर बहुत शांत और खाली खाली सा लगा। उन्होंने अपने पति से पूछा, सुनिए, आज पूरा घर इतना शांत क्यों है? सोमनाथ जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शकुंतला, तुम्हारा बेटा और बहू अब से ऊपर की मंजिल पर रहेंगे। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अब हमेशा खुश रहना है। तुम्हारी हमेशा से इच्छा थी न कि बच्चों को संगीत सिखाओ, तो बस अब से वही काम करो जो तुम्हारे दिल को खुशी। बुढ़ापे में इंसान को अपनी पसंद के कामों में व्यस्त रहना चाहिए, वरना खाली दिमाग में फालतू की चिंताएं और बीमारियां बढ़ती हैं। बेटे के इस धोखे के कारण मनीष का बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया था और अब वह और मीना ऊपर की मंजिल पर रहकर बहुत कम आमदनी में बमुश्किल अपना गुजारा कर रहे थे। दूसरी ओर शकुंतला जी और सोमनाथ जी अपने मनमुताबिक काम करते हुए अत्यंत सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हिंदी वॉयस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। मैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।